गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कविता आवाज आ रही क्या? यस सर। मौलिक क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? ऐसे मामले जो सीधे मौलिक क्षेत्र अधिकार में जाते। ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में नहीं जा सकते? नहीं। बेटा दोनों ही जगह हो सकते हैं, है कि नहीं? दोनों के होते हैं ऐसे मामले जो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? अदालतों में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हमने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। और अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय निचली क्षेत्राधिकार अदालतों किसे कहते हैं? निचली अदालतों में विरोध, ऊपर की अदालतों में अपील करना। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात। आज देखेंगे न्यायिक सक्रियता। ज्योति यादव, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? देखो आज देखेंगे अपन न्यायिक सक्रियता। देखो दो चीजें यहाँ पर हैं, एक न्यायिक सक्रियता और दूसरी जनहित याचिका, ठीक है ना? दोनों को हम पढ़ते हैं। न्यायिक सक्रियता को हम पहले भी बात कर चुके थे, ऐसी व्यवस्था जिसमें दोबारा जांच करने का मौका मिले, है ना? जनहित याचिका आप ऑब्लिक करके लिख लो, होती दोनों अलग अलग ही हैं, लेकिन अपन एक ही चीज एक साथ पढ़ लेते हैं। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका। जनहित याचिका पीएन भगवती ने शुरू की थी ये, है ना? अब देखो यहाँ पर पहला सवाल तो ये होता है कि न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका होती क्या है। हम जानते हैं कि किसी भी मामले में दो पक्ष होते हैं, एक तो कौन सा, वाद वाला, और एक कौन सा होता है, विवाद वाला। इसे हम पक्ष कह सकते हैं, इसे हम विपक्ष कह सकते हैं। ऐसे समझो, किसी भी मैटर पर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी समाज में हम रह रहे हैं, तो वहां कोई भी विवाद हो सकता है, इसके कारण हम केस दायर करते हैं। समझ रहे हैं? पुलिस थाने में केस दायर करते हैं, किसी भी चीज का विरोध करते हैं, वो क्या कहलाता है, पक्ष कहलाता है। जो केस दायर करेगा वो पक्ष, और जिसके खिलाफ करेगा वो क्या कहलाता है, विपक्ष कहलाता है। ये बात समझ में आ रही क्या कि पुलिस में, न्यायालय में कितने लोग जाते हैं, दो लोग जाते हैं, एक पक्ष वाला और एक विपक्ष वाला, और दोनों में असमंजस की स्थिति होने के कारण वो कानूनी न्याय प्राप्त करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पक्ष और विपक्ष हैं दोनों ही इतने सक्षम नहीं होते कि वो न्यायालय में केस दायर कर सके। ठीक है, न्यायालय में क्या दर्ज कर सकें, केस दर्ज कर सकें, थाने में केस दर्ज कर सकें, ऐसी कंडीशन में वो नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्याय पाने के लिए देखना, जब कोई व्यक्ति अपने लिए न्याय प्राप्ति के साधन या प्राप्ति के प्रयास नहीं कर सकता है, ऐसे में कोई तीसरा पक्ष उस व्यक्ति के लिए न्याय की मांग करे, जनहित याचिका कहलाती है। आप इसे और क्या कह सकते हैं,
न्यायिक सक्रियता भी कह सकते हैं। देखो इसमें हम कैसे कह सकते हैं, जनता के हित के लिए की गई याचिका क्या कहलाती है, जनहित याचिका कहलाती है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने प्रयास से या अपने द्वारा कोई न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह अन्य किसी माध्यम से क्या प्राप्त करेगा, न्याय प्राप्त करेगा, उसके लिए कोई और जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, गरीब आदमी के लिए कोर्ट में कोई नहीं जाता है, थाने कोई नहीं जाता, तो उसके जगह जो हीरो होता है वो उसकी कंप्लेंट लेके जाता है और फिर वो क्या प्राप्त करता है, न्याय प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्ष और विपक्ष अपने लिए जब काम नहीं कर सके तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तीसरा पक्ष आएगा। कौन आएगा, तीसरा पक्ष आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, जनहित याचिका कहलाएगी, जनता के हित के याचिकाएं कहलाएगी, न्यायिक सक्रियता कहलाएगी। दोनों अलग अलग है, अगली साल अपन दोनों अलग अलग करके पढ़ेंगे। वैसे मैं अर्थ बताता हूँ दोनों का अलग अलग क्या है। किसी भी व्यवस्था को अगर जानना है, किसी भी व्यवस्था को रिकॉल करना है, तो वो क्या कहलाता है, न्यायिक सक्रियता कहलाती है। इसमें मैगजीन्स वगैरह है ना, अपने पोस्ट कार्ड वगैरह, अखबार वगैरह, इनसे पढ़कर अगर न्यायाधीश कोई आदेश देता है तो वो क्या कहलाता है, न्यायिक सक्रियता कहलाता है। जनहित याचिका का मतलब किसी के हित के लिए कोई तीसरा आदमी प्रयास करे तो क्या कहलाता है, जनहित याचिका कहलाती है। अब इन जनहित याचिकाओं के कारण न्याय में सुदृढ़ता आ गई, न्याय व्यवस्था पाने का सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया और बहुत सारे लोग न्याय के लिए होड़ सी मच गई। इसे PIL भी कहते हैं, है ना, PIL भी कहते हैं। PIL दायर कर दी, अपील दायर कर दी और उसके आधार पर न्यायालय क्या सुनाता है, जजमेंट सुनाता है। ये देखो आई थी 1979 में और इसमें कैदियों से संबंधित मामला था। बस इतना ही है अपने। ठीक है बेटा, देखो मैं रिपीट करता हूं इसको। न्यायिक सक्रियता क्या है, ऐसे मामले जिन पर कोई किसी प्रकार का कार्य ना हो तो न्यायालय उस पर क्या दे, ध्यान दे, और वो किसके माध्यम से देगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और उस पर क्या सुना दे, निर्णय सुना दे, तो क्या कहलाता है, न्यायिक सक्रियता कहलाती है। जनहित याचिका किसी भी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, है ना, पक्ष और विपक्ष नहीं, तीसरा व्यक्ति क्या कर दे, कोई दायर कर दे केस और उसके लिए न्याय की मांग करे, तो ये क्या कहलाता है, जनहित याचिका कहलाती है। बताओ क्या समझ में नहीं आया, बताओ क्या पूछना है। सर न्यायिक सक्रियता एक बार दोबारा बता दो। न्यायिक सक्रियता क्या है, देखो न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि जैसे मान लो अभी आज अखबार में पढ़ा कि बालिकाओं की हत्या हो रही है, बालिकाओं की भ्रूण हत्या हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्भ में ही बालिकाओं को मारा जा रहा है, हो रही है। सब समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, कि माँ के गर्भ में, पेट में ही बालिकाओं की हत्या हो रही है। आभूषण के टाइप में है, बहुत सारे तरीके होते हैं, उनसे मारा जा रहा है। ये खबर छपी, खबर छपने के बाद आपने देखा, इन दिनों कभी सुना आपने कभी भ्रूण हत्या का केस आया हो, नहीं, है ना, क्यों बंद हो गए, ये न्यायिक सक्रियता का ही उदाहरण है। बहुत सारे लोगों ने निर्णय निकाला कि इसका क्या किया जा सकता है, क्या कैसे रूल्स इसका हो सकता है। तो आपने देखा होगा आज से 4-5 साल पहले बहुत भयंकर केस जाते थे, यानी कि लड़कियों को समाज में बोझ समझा जाता था और माँ बाप अशिक्षा के कारण, पिछड़ेपन के कारण लड़कियों को मार देते थे। जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता ने वो अवेयरनेस ला दी न्यायालय में कि ऐसे लेख जब छपे तो उससे ये सवाल उठने लगा कि क्या इसमें किया जा सकता है। तो सीधा शॉर्टकट, है ना, कि भाई जिम्मेदारी तय की गई, पुलिस की जिम्मेदारी तय हुई, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी तय हुई और काम बहुत अच्छा हुआ। आज आप देखो हर हॉस्पिटल में नोटिस लगा होता है, यहाँ भ्रूण चेक नहीं होता है या लिंग का परीक्षण नहीं होता है।
वो इसलिए हुआ क्योंकि आम जनता में जागरूकता आ गई। दूसरा उदाहरण देखो, कैदियों के अधिकार, है ना, कैदियों के अधिकार, इसमें भी बहुत सारे सवाल उठे, है ना। एक एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे कि एक चोरी का मामला जिसमें 12 साल एक व्यक्ति ने काट दिए और 12 साल बाद में पता लगा कि उसने चोरी की नहीं थी। अब बताओ, उसकी जिंदगी के 12 साल इंपॉर्टेंट निकल गए, उसके लिए जिम्मेवार कौन? कानून तो कहेगा इट्स सॉरी, है कि नहीं है? और सॉरी से उसकी जिंदगी के 12 साल जो अमूल्य थे वो नहीं आ सकते। तो इस प्रकार के बाढ़ से संबंधित है, समाज से संबंधित है, सफाई से संबंधित मामले हैं, वो सारे मुद्दे न्यायिक सक्रियता के जरिए उठते हैं समाज को सुधारने के लिए। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? और कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब इसके बाद हमारे यहाँ न्यायपालिका और अधिकार बचे हैं। बताओ अधिकारों में क्या दिक्कत आई? अधिकार हमने पढ़ लिए, किस प्रकार से रिटें जारी होती हैं, किस प्रकार से न्यायालय हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है, 226 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, उल्लंघन होने पर हम किस प्रकार से न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, ये और देखना था एक, है ना। बस फिर उसके बाद अपनी काम हो गया कंप्लीट। आधी से ज्यादा बातें तो मैंने इसमें पहले ही आपको बता रखी हैं। वैसे जनहित याचिका की शुरुआत पीएन भगवती न्यायाधीश थे, इन्होंने पोस्ट कार्ड भेजकर शुरुआत की थी। आपके किसी काम का नहीं है, जीके का सवाल है। पीएन भगवती, इन्होंने क्या भेजा था? पोस्ट कार्ड। जानते हैं क्या पोस्ट कार्ड कैसा होता है? कितने लोगों ने देखा? बहुत सारे लोगों ने तो पोस्ट ऑफिस ही नहीं देखा होगा, पोस्ट कार्ड कहाँ से देखेंगे, है ना। ये तो ईमेल के जमाने, व्हाट्सएप के जमाने के लोग हैं। सही कह रहा हूँ ना बेटा? यस सर। पोस्ट ऑफिस नहीं गए ना आप? देखो नो पहले सर। पहले क्या होते थे, 2-3 प्रकार के लेटर होते थे। लेटर ही आते थे पहले पहले तो कबूतर के जमाने में, उस जमाने में तो मैं भी नहीं था। पोस्ट कार्ड हमने खूब देखा है, इतना ज्यादा पुराना मॉडल नहीं हूं मैं, है ना, अभी का ही हूँ। तो आप देखें उसमें कैसा होता था, इस तरीके का ओपन पेपर होता था, लगभग इतनी साइज होती थी, ऐसे ऐसा एक साइज होता था। यहाँ पर एड्रेस होता था फाउंडर का, है ना, ऊपर फाउंडर का, नीचे सेंडर का, और इसमें मैसेज बाहरी ओपनली होता था, सब पढ़ सकते थे, है ना। इस तरीके का एक टाइट पेपर होता था, एक कठोर कागज होता था, उस पर मैटर लिखते थे और इसे कहते थे पोस्ट कार्ड। ठीक है ना। फिर एक लेटर होता था इतना बड़ा, इस तरीके से, जैसे अपने 2 पेज होते हैं ना, अपन फाड़ लेते हैं बीच में टेस्ट देने के लिए पड़ोसी की कॉपी से, इस तरीके से। इसमें ऐसे लिखा जाता था, इसे कहते हैं अंतर्देशी कार्ड, अंतर्देशी कार्ड, है ना। विदेश के लिए अलग से आता था, इसमें मैटर लिखता था, आधा तो सम्मान में निकल जाता था, है ना, माननीय फलाना फलाना, है ना, और हम आपका लेटर मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई, हम सकुशल हैं, उसी में ही। और इसमें मैसेज भी प्योरली नहीं जा पाता था क्योंकि फॉर्मेलिटी ज्यादा होती थी। प्लस अगर हम देखें तो कोई और लिखता था, अगर मान लो मैं अनपढ़ हूं तो आप लिखोगे तो मैं फीलिंग्स क्रिएट नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं खुद ही लिखूंगा तो वो फीलिंग्स उसमें डाल सकता हूँ। तो ये इसकी कमी थी। लेकिन पीएन भगवती ने पोस्ट कार्ड भेजकर जनहित याचिका की शुरुआत की थी, बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है। पोस्ट का अपने जो पोस्ट ऑफिस है वो राज्य सूची का विषय है या केंद्र सूची का? पोस्ट ऑफिस राज्य सूची का विषय है या केंद्र सूची का? केंद्र सूची का। केंद्र का। किसी का अकाउंट है क्या इसमें? देखो एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, अगर आपका बैंक किसी दिन फ्यूचर में डूब गया, है ना, तो वहां से आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला इतना। लेकिन पोस्ट ऑफिस में चाहे आपके 50 करोड़ रुपए हों, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, क्योंकि इसकी गारंटी कौन देता है
केंद्र सरकार देती है। उसकी बैंक की गारंटी कौन देता है? रिजर्व बैंक। उसका खुद का ही भरोसा नहीं है ना। वैसे है तो राजकीय, सारा संविधान से सिस्टम से है, लेकिन उसमें आपने देखा होगा भी बीसी में जब महामंदी आई थी ना, है ना, एक्सिस बैंक वाली, तो कहा गया था कि 1 ही लाख रुपए मिलेंगे अगर डूबता है तो वो सेंसिटिव मैटर है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के पैसों की गारंटी कौन देती है? भारत सरकार देती है, इसलिए इसका पैसा क्या है? सिक्योर है। तो पोस्ट कार्ड भेजकर किसने शुरुआत की थी? पीएन भगवती ने की थी। हमने देखो रिटे वगैरह सब पढ़ ली है ना। और अब बचा न्यायिक सक्रियता, वो सॉरी न्यायिक पुनरावलोकन। ये भी मैंने बता दिया है, मुझे अच्छे से याद है ना। नहीं बताया क्या? देखो मैंने ऐसे किया था, गोला बनाया था। पुनः का मतलब दोबारा, है ना। अवलोकन का मतलब जांचना। हुई थी क्या बातचीत? यस नहीं, सर। कोई बात नहीं, है ना। देखो विधि निर्माण किसका काम है? संसद का। बहुत बढ़िया बात। तो क्या गारंटी है विधि निर्माण 100% सही होगा? कोई गारंटी इसकी नहीं है कि संसद जो कानून बनाएगी वो 100% सही ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? न्यायिक पुनरावलोकन। और ये अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। समझ रहे हो कि यदि कोई ऐसा कानून बनता है जिसमें क्या हो जाए? संविधान का उल्लंघन हो जाए। किसका उल्लंघन हो जाए? संविधान की सीमाओं का उल्लंघन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस पर दोबारा समीक्षा कर सकता है, जांच कर सकता है। अब देखो 2-3 केसेस बनेंगे इसमें, है ना। ये बात, इतनी बात किसके समझ में नहीं आई? बैठा का संजय मामला, ज्योति? यस सर। देखो एक आप ना जवाब तुरंत दोगे तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। जैसे यस नो आप मुझे बताओगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। और अगर मैं आप अपनी ही गाता रहा तो फिर क्लास का क्या फायदा है कि नहीं है? लाइव क्लास का क्या फायदा? फिर तो रिकॉर्ड करके आपको भेज देते, और मुझे आपका वीडियो दिख नहीं रहा, आपके फेस से भी मुझे पता लग जाता ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, तो है ना। तो आप जितना जल्दी जवाब देंगे उतनी ही जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट अपना नहीं होगा। देखो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? बने हुए कानून को दोबारा जांचना। जांचता कौन है? न्यायपालिका। कानून कौन बनाता है? संसद। तो संसद 100% कानून सही बनाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे भी किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, पहले सीएए के विरुद्ध आंदोलन हो रहे थे, तो कोई कानून आपको अच्छा लगता है, कोई कानून मुझे अच्छा लगता है। कोई कानून हो सकता है संसद ने पूरा ही गलत बना दिया हो, कोई कानून बहुत अच्छा बनाया हो। अगर कोई कानून गलत बना तो फिर रोल किसका आ जाता है? न्यायपालिका का। वो इसे दोबारा जांचेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में ये सही भी बना है या नहीं। और अगर सही नहीं बना है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई कैसे होगी? 2 प्रकार की होगी। पहला, या तो पूरा ही कानून क्या कर दें? निरस्त कर दें। क्या कर दें? निरस्त कर दें, कंप्लीट, खत्म। ठीक है। दूसरा देखो क्या कर दें? कानून के उन हिस्सों को हटा दें, उन हिस्सों को हटा दें जो समस्या पैदा कर रहे हैं, जो समस्या पैदा कर रहे हैं। समझ में आ रही बेटा? 2 बातें यहां पर होंगी। पहला, या तो पूरा कानून ही हटा दे, रोक लगा दे, बाद में देखेंगे भाई है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल होगी, क्या निकल कर आएगा क्या नहीं निकल कर आएगा, बाद का मैटर। लेकिन पहला काम तो पूरा कानून ही डिलीट। जब कानून डिलीट कर दे, रोक लगा दे, तो कानून पे कोई चर्चा होनी नहीं है, लागू होना नहीं है, तो विवाद होना नहीं है। या फिर क्या करें? कानून के उन हिस्सों पर कर दें, रोक लगा दें जिनसे क्या हो रही है? समस्या हो रही है। ये किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। अब आप देख रहे हो दादागिरी किसकी आई? न्यायालय की या संसद की? संसद की। संसद की। संसद की कैसे आई भाई, बताओ? सर वही नियम। कैसे आई? उसने कानून गलत बनाया था। तो फिर उसने हटा दिया ना न्यायपालिका ने।
जितने कानून बनाएगी हटा देगी न्यायपालिका। तो दादागिरी किसकी रही? न्यायपालिका की रही ना। आपने तो सिर्फ आपका जो काम किया है वो करना था, विधि निर्माण इसका काम है, वो तो करेगी संविधान। न्यायपालिका, सॉरी संसद, संसद का मूल कार्य है विधि निर्माण, उसको करने कौन नहीं दे रहा? न्यायपालिका। गलत काम नहीं करने दे रहा। तो यहाँ पर प्रभावशाली कौन नजर आ रहा है? न्यायपालिका आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? अरे आपका काम है खाना बनाना, आपका काम है मकान बनाना, आपका काम है सरकार चलाना, आपका काम है प्रधानमंत्री को ट्रीट करना, आपका काम है पॉलिसी बनाना, आपका काम है सड़क निर्माण, और उस काम में भी कोई टांग अड़ा दे तो वो आपसे ज्यादा ताकतवर हुआ या आप हुए? समझ में आई मेरी बात? कि जो आपका काम है उस काम को ही आपको नहीं करने दे, है ना? तो यहाँ पर देखने में नजर न्यायपालिका आ रही है ना? कि यहाँ पर ताकतवर ज्यादा कौन है? न्यायपालिका है। लेकिन दोनों समान है, ये याद रखना। सवाल आएगा, है ना? सवाल आएगा न्यायपालिका और संसद में से ताकतवर कौन? स्पष्ट कीजिए। तो दोनों बराबर हैं। बात समझ में आई? अगला सवाल अपन यही देखने वाले हैं, इसलिए मैंने बातचीत की। बताओ क्या दिक्कत आई? विधि निर्माण करना संसद की ड्यूटी है, न्याय करना न्यायपालिका की ड्यूटी है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो न्यायाधीश ने कोई ऐसा आदेश जारी कर दिया जो बिल्कुल खतरनाक था, तो संसद उसे भी समाप्त कर सकती है ना? न्यायपालिका ने क्या किया? न्याय किया। संसद उसे भी समाप्त कर सकती है ये लोग। तो दोनों की बैलेंस की स्थिति है ना? तो ये चलता रहता है। तो आप देखें दोनों की शक्ति का क्या है? संतुलन है। और हमने पढ़ लिया इसका मतलब कि भारत में शक्तियों का संतुलन पाया जाता है। भारत में क्या पाया जाता है? शक्तियों का संतुलन। किन में पाया जाता है ये संतुलन? संस्थाओं में। किन में पाया जाता है? संस्थाओं में पाया जाता है। अब ये सवाल पूछ ले कि भारत में संस्थाओं में शक्ति का संतुलन पाया जाता है, स्पष्ट कीजिए। कितने बच्चे कर देंगे और क्या आंसर आएगा बताओ? क्वेश्चन तो समझ में आया? भारत में संस्थाओं में शक्तियों का संतुलन पाया जाता है, स्पष्ट कीजिए। क्या स्पष्ट करोगे और आंसर क्या आएगा? नहीं प्रिया? नहीं आ रहा। देखो शुरुआत कहां से हुई थी संविधान के चैप्टर की? अंतर्गत सारी सरकारें काम करती है। संविधान जो नियम बनाता है उनके अंतर्गत सारी सरकारें काम करती नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई थी? कितनी संस्थाएं थी सरकार की? है। और तीन। आपने देखा होगा उन तीन के और सरकार के बीच में मैंने यही लिखा था। देखो किरोड़ी मीना, माइक ऑन करना बेटा। हेलो सर। आ रही है आवाज? यस सर। आप आज ही आए हो क्या? नहीं सर। आपको बुक्स के बारे में नहीं पता? नहीं सर। तो फिर आज आपने आज से पहले कभी पूछा ही नहीं, आज डायरेक्ट बुक्स की याद कैसे आ गई? सर 2-3 दिन हुए क्लास लेते हुए। 2-3 दिन ही हुए क्लास लेते हुए? हाँ सर। चलो बढ़िया बात है। 2 बुक है बेटा अपनी, है ना? ठीक एक है तो सर। सिद्धांत है और एक भारत का संविधान है। एक में तो पॉलिटिकल थ्योरीज है ना, राजनीतिक सिद्धांत, और एक है भारत के संविधान से संबंधित। भाई बात समझ में? ओके सर। और दोनों ही बुकें एनसीईआरटी के लिए क्या नहीं है, ये याद रखना। आरबीएससी वाली बुक अभी नहीं चल रही है, दोनों एनसीईआरटी की हैं। पहला है भारत का संविधान से संबंधित, है ना, भारत का संविधान और सिद्धांत और व्याख्या। दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, ये दोनों बुक लाना। बुक सेलर से आप मांगोगे 11th आवर्स हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी की वर्तमान बुक दे दो तो वो दे देगा। ठीक है, देखो मेरे पास बुक पड़ी भी होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रही, देखो आप, इस तरीके की ये बुक आएगी, भारत का संविधान का सिद्धांत और व्यवहार, है ना। और इसमें दूसरी बुक आएगी राजनीतिक सिद्धांत, दूसरी बुक आएगी राजनीतिक सिद्धांत।
इसको बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी। और ये है संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, है ना, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, भारत का संविधान, सिद्धांत व व्यवहार। ठीक है बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम और बिहेवियरिज्म। अब आप देख लेना, बस ये ध्यान जरूर रखना कि पॉलिटिकल की बुक एनसीईआरटी वाली ही लानी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो पुराना स्टॉक निकाल दे, है ना, और आपको वो दे दे। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ये सीबीएसई वाली बुक है, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की नहीं लानी। आप सीबीएसई बोलोगे तो वो इंग्लिश मीडियम की दे देगा, हिंदी मीडियम में ये बुक लेके आनी है। फोटो मैंने आपको दिखा दिया। और बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो? और पूछना है किसी को कुछ? देखो, वो आपको याद आया, सरकार के कितने अंग थे? 3। पहला कौन सा था? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। और इन सरकार के और इसके बीच में देखना, आप जब नोट्स लिखे हो आपने, देखो आपकी क्लास की एक कमी ये भी है कि साथ के साथ आप राइट नहीं करते, है ना, और अगर राइट नहीं करोगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, ये ध्यान रखना। क्लास वर्क इज द बेस्ट वर्क, है ना। आपके दिमाग में जो मैंने ये पढ़ाया ना, ये ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, और अगर आपने मेरे साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगी वो लिख ली इसी फॉर्मेट में, तो ये लाइफ टाइम हो गया। फिर एक बार आपको देखना है, फिर ऐसे कैसे जब भी मैंने जो बातें कही वो आपके दिमाग में आ जाएंगी। अगर आप ये चाहते हो कि बार बार वीडियो देखने से कुछ हो जाएगा, तो वो बाद में भी आप देखें तब भी वो रिपीटेशन आप में आ जाएगा, लेकिन ये राइटिंग में आपके पास जरूर आना चाहिए, है ना। देखो, बुक्स आपकी बहुत अच्छी चीज है। बुक्स कब काम आती है? जब अपने को टॉपिक समझ में आ जाता है तब काम आती है, सेकेंडरी ऑप्शन में, नहीं तो फिर स्कूल की जरूरत अपने को नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर केवल बुक से, केवल नोट्स से हम पढ़ लेते, है ना, केवल पासबुक से हम पढ़ लेते तो क्लास की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्लास की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में पढ़ना अच्छा लगता है, ये हमारे को ज्यादा समझ में आता है। देखो, फिल्म हम देखते हैं ना और याद हो जाती है, यही एक पिक्चर है हमारे दिमाग में ऐसे कैसे छप जाती है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसी फॉर्मेट में याद रखना चाहिए, ताकि अपने को जब भी एग्जाम में बैठे तो वो फॉर्मेट याद आ जाए। अब देखो, वो फॉर्मेट में याद कराता हूं। सबसे ऊपर मैंने सरकार लिखा था, उसके बाद उसके 3 अंग बनाए थे ऐसे, यस या नो बताओ? यस बनाए थे सर। क्या? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, और इनकी डिटेल मैंने यहाँ लिखी थी। था क्या फॉर्मेट? यस सर। उन्हीं के बीच में मैंने ये शब्द लिखा था, देखो यहां लिखा था कि नहीं लिखा था, कि तीनों में क्या पाया जाता है? शक्तियों का संतुलन। अब बताओ क्या साबित नहीं कर पाओगे? अब दूसरा उदाहरण देखो, और याद दिलाता हूं मैं आपको। क्या याद आया? कार्यपालिका को नियंत्रण कौन करता है? कार्य कौन करता है? कार्यपालिका को नियंत्रण कौन करता है? बेटा पढ़ नहीं रहे हो। विधायिका। कौन? विधायिका। विधायिका। बताओ, ये बात हुई थी ना। और विधायिका को नियंत्रण कौन करती है? जनता, है ना। विधायिका महाभियोग लाती है किसके लिए? न्यायपालिका के लिए। और न्यायपालिका विधायिका के बनाए हुए कानूनों को रोक देती है। तो ये सिद्धांत किसको सिद्ध करता है? शक्ति संतुलन को, सिद्धांत को करता है। बताओ करता है कि नहीं करता? ये बातें सब किसको संतुलन कर रही है? किसको सिद्ध कर रही है? शक्ति संतुलन को। तो पूरा चैप्टर यही था, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अब बताओ क्या दिक्कत आई इसमें? देखो, अपन रट्टा मार पद्धति 10th क्लास की क्लासे थी अलग। 11th क्लास में आपने देखा होगा व्याख्यान चलता है, लेक्चरशिप चलती है। उसका मतलब क्या है? हमें चीजें समझने पे जोर देना है, रटने पे नहीं। और देखना 10th तक तो आपके सवाल थे, सर ने बता दिया ये टॉपिक है, रट लेना, आपने रट लिया और काम चल गया। अब काम नहीं चलेगा बेटा ऐसे, क्योंकि टॉपिक आता है बहुत बड़ा। आपने आइडिया भी लगाया होगा, टॉपिक बहुत बड़े चलते हैं। अब वो टॉपिक जब तक आप समझोगे नहीं तब तक वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। दूसरी बात, एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम और है, इसके टॉपिक्स अलग अलग जगह आएंगे आपको। जैसे न्यायिक सक्रियता मैंने यहाँ बता दिया, तो फिर आगे भी आएगा। ये आगे किसमें आएगा? जब पंचायती राज अपन पढ़ेंगे, है ना।
जैसे आरक्षण हमने 2 बार तो पढ़ लिया, तीसरी जगह और आएगा, कहाँ आएगा? पंचायती राज में। तो फिर ये आपको परेशान करेगा। जैसे मैंने अभी पूछा ना, ये सवाल आ गया तो मैंने आपको पूछ लिया, आपकी दिक्कत आ गई। इसी तरीके से ये दिक्कतें आपके साथ आएंगी जब तक आप क्लास वर्क पे फोकस नहीं करोगे। एक बार अगर अपने चीज समझ में आ गई फिर अपने को दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अपना पहला काम होना चाहिए समझना, और अगर समझ में नहीं आए तो क्लास में क्वेश्चन करना, तब अपन जाके सब्जेक्ट पे कमांड कर पाएंगे, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब देखो एक चीज और रह गई इसमें, यहां से कुछ पूछना है क्या बेटा? नो सर। अपना काम नो होना सर। चाहिए ज्यादा से ज्यादा समझना कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अपने समझ में आ गया। फिर अगर कुछ कंफ्यूजन हो जाए तो उस वीडियो को दोबारा देखना। देखो अगला टॉपिक है न्यायपालिका व संसद के मध्य संघर्ष। अब ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको पहले से ही, कंप्लीट है ये टॉपिक मेरी तरफ से। देखो एग्जांपल देखो, मूल अधिकार कितने थे मूल संविधान में? 0। वेरी गुड। ये कौन है भाई, नाम भी बता दो एक बार। कितने मूल अधिकार थे मूल संविधान में? बेटा 7 थे। फिर पढ़ाई क्या आपने? समानता नहीं पढ़ा, स्वतंत्रता नहीं पढ़ा, शोषण नहीं पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संवैधानिक के मूल अधिकार नहीं पढ़े क्या? कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7। घटाकर कितने कर दिए गए? 6। हटाया कौन सा? संपत्ति का अधिकार। बताओ, इसको लेकर विवाद हुआ, बताओ बात हुई थी कि नहीं हुई थी? कंप्लीट मैटर हो गया ये? इसमें कुछ बचा है क्या? इसमें ये तय किया गया, न्यायालय ने कहा कि ऐसे अधिकार संसद नहीं हटा सकती है, नहीं हटा सकती है। ये बात किसने कही? न्यायालय ने कही। तो विवाद हो गया, एक पक्ष में है दूसरा विपक्ष में, तो विवाद हो गया। दूसरा देखो, दूसरा था इसमें मूल ढांचे में परिवर्तन। मूल ढांचे में परिवर्तन को लेकर विवाद हो गया। और देखो इसमें है ना, संविधान संशोधन को लेकर विवाद हो गया। अभी तो ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा, टॉपिक बड़ा है। कल आपको यहां तक पढ़ के आना है, न्याय अधिकार, न्यायपालिका और अधिकारों से तक। फिर संघर्ष अपन कल करेंगे, न्यायपालिका और संसद, ठीक है ना, केशवानंद भारती तक, और अपना चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट होते ही पूरे चैप्टर के से सवाल पूछूंगा मैं आपको ओरली, है ना। कितना तैयार हुआ उससे पता लग जाएगा अपने को। बताओ बेटा कोई सवाल हो इस चैप्टर के अलावा भी?